नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर। बटेंगे तो कटेंगे पर योगी आदित्यनाथ ने आज और हार्डलाइन ले ली है। आज उन्होंने कह दिया, जब भी जाति, क्षेत्र, भाषा के नाम पर बटे हैं तो निर्ममता से कटे हैं। सवाल पब्लिक का है कि क्या योगी आदित्यनाथ ने हिंदुओं को लेकर एक ऐसी लकीर खींच दी है जिसकी काट विपक्ष के पास कम से कम अब तक तो नहीं मिली। योगी आदित्यनाथ के इस संदेश के जवाब में हर दिन विपक्ष कई नए नारे लेकर आता है। अखिलेश यादव ने पहले कहा ये अंग्रेजों के वचन वंशी हैं, इसलिए इन्होंने इस तरह का नारा दिया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया, बांटने वाले भी तुम हो, काटने वाले भी तुम हो। सवाल पब्लिक का आज उठता है कि महाराष्ट्र और यूपी में बटेंगे तो कटेंगे पर ही चुनाव का सारा तनाव आ गया है। क्या बटेंगे तो कटेंगे का संदेश हिंदुओं के बीच पूरी तरह पहुंच गया है, इसलिए विपक्ष डर रहा है? क्या बटेंगे तो कटेंगे का संदेश मौजूदा चुनावों से भी आगे का असर रखता है, इसलिए इसे अंग्रेजों के साथ जोड़ने की कोशिश हो रही है? नहीं भूलना चाहिए कि भारत में हिंदू शोभा यात्राओं पर हमले होते रहे। कनाडा से लेकर बांग्लादेश तक हिंदू डराए जा रहे हैं। इन घटनाओं पर खुद को सेक्युलर कहने वाले राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं आप हम सब जानते ही हैं। हिंदुओं पर अगर रहे मौन तो फिर अंग्रेजों का वचनवंशी कौन? और क्या बटे तो निर्ममता से कटे कहकर योगी आदित्यनाथ हिंदुओं के लिए और मजबूती से आ डटे हैं? सवाल पब्लिक का आज यही है। आज विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि बटेंगे तो कटेंगे का संदेश सांप्रदायिक है। ये बात पहले भी उन्होंने कही है, लेकिन मैं पूछना चाहती हूं कि बटेंगे तो कटेंगे का संदेश कब आया? एक और हिंदुओं पर हमले की घटनाओं के खबर आते ही या हिंदू फोबिया हमारे सामने नजर आ रहा है, चाहे वो कनाडा हो या बांग्लादेश। तो दूसरी ओर पिछले 1.5-2 साल से क्या विपक्ष हिंदुओं को नहीं बांट रहा था? कभी राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के मौके को राजनीतिक बताकर, कभी अफसरों और पत्रकारों तक के उनकी जाति पूछकर, तो कभी सनातन को कोरोना जैसा बताकर। तब किसी को सांप्रदायिक नहीं लगा। वैसे जिन्हें आज बटेंगे तो कटेंगे पर इतना ऐतराज है, उनको मैं याद दिलाना चाहती हूं, 2014 में नरेंद्र मोदी का पहला नारा था सबका साथ सबका विकास। ये नरेंद्र मोदी ने ही कहा था, लेकिन किसी की बात समझ में आई? एक भारत श्रेष्ठ भारत, ये भी नरेंद्र मोदी का ही वचन है। तुष्टीकरण किसी का नहीं और संतुष्टिकरण सभी का, ये भी उन्होंने ही कहा था। लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ पहला बड़ा कैंपेन क्या चलाया गया? असहिष्णुता यानी इनटॉलरेंस का। सीएए कानून के विरोध के नाम पर देश में दंगे कराने की कोशिशें भी हुई। कहा गया कागज नहीं दिखाएंगे। आज ये लागू है तो क्या इससे भारत के किसी मुसलमान की नागरिकता गई? सवाल है कि क्या बटेंगे तो कटेंगे का संदेश जो है सिर्फ राजनीतिक है या हिंदुओं के लिए सामाजिक नारा भी बन गया है? आज सवाल यह भी है कि आज झारखंड की चुनावी रैली में योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा जिससे आज सब चौकन्ने हो गए। भाजपा को लाइए, एक रहिए और नेक रहिए। इस देश का इतिहास गवाह है, जब भी जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर बंटे हैं तो निर्ममता से कटे भी हैं। ये बांटने वाले लोग देश के साथ धोखा दे रहे हैं। हिंदुओं को जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर बांटेंगे। जिस प्रकार की घुसपैठ इन लोगों ने रोहिंग्या का झारखंड के अंदर कराना प्रारंभ किया है,
अगर डेमोग्राफी चेंज इसी प्रकार की होगी, आज ये लोग यात्रा रोक रहे हैं। बहनों और भाइयों, आने वाले समय में घरों के अंदर घंटी और शंख भी नहीं बजाने देंगे। ताकत का एहसास कराइए और ताकत का एहसास कराएंगे जो ये पत्थरबाज हैं, सड़कों पे आपके लिए झाड़ू लगा करके रास्ता साफ करते हुए दिखाई देंगे। ये बजरंगी पताका हर घर में फहराई हुई दिखाई देगी। बांग्लादेश के हिंदुओं पर हो रहे हमले के बाद योगी आदित्यनाथ ने पहली बार अगस्त में बटेंगे तो कटेंगे और एक रहेंगे नेक रहेंगे की लकीर खींची थी। आज उन्होंने इस संदेश को और धारदार बना दिया है। उधर जैसे जैसे ये संदेश हिंदुओं के बीच पहुंच रहा है, कनाडा तक इसका असर देखा गया है, तो विपक्ष का जवाब भी आ रहा है। कभी इस संदेश को माफ कीजिएगा लैब में तैयार हुआ बताकर, तो कभी पिटने की धमकी देकर, तो कभी ये कहकर कि मठाधीश बटेंगे और बांटेंगे और काटेंगे। देखिए आज अखिलेश यादव और मल्लिकार्जुन खड़गे के तेवर कितने सख्त थे। डिवाइड का हिंदी क्या है? बांटो। डिवाइड एंड रूल नारा दिया था अंग्रेजों ने, और अंग्रेज तो चले गए लेकिन अपने वचन छोड़ गए। ये वचनवंशी लोग हैं अंग्रेजों के, इसीलिए इन्होंने इस तरह के नारा दिया था। ये भारत और खासकर उत्तर प्रदेश का समाज ऐसे नारों को कभी स्वीकार नहीं कर सकता है। बटेंगे तो कटेंगे किसको बोला? बांटने वाले ही तुम हो और काटने वाले भी तुम हो, और दूसरों को बोल रहे बटेंगे तो कटेंगे। ये बीजेपी का एजेंडा है, आरएसएस का एजेंडा है। इस एजेंडे को तुमको तोड़ना है। तो आज सवाल पब्लिक पूछ रही है। पब्लिक का सवाल नंबर 1, योगी के बटेंगे तो कटेंगे की काट नहीं, क्या इसलिए अखिलेश अंग्रेजों का वचनवंशी तंज ले आए हैं? आज सवाल यह भी पूछ रही है पब्लिक, हिंदुओं को बांटने के खिलाफ योगी के और गंभीर बयानों का असर क्या मौजूदा चुनावों से बढ़कर है? ना मोदी का सबका साथ पसंद, ना योगी का बटेंगे तो कटेंगे। आखिर बांटने की राजनीति है किसकी? यही सवाल आज पब्लिक पूछ रही है। और इन सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं कमलाकर त्रिपाठी, नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, डॉक्टर अजीज खान, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, विवेक श्रीवास्तव जी राजनीतिक विश्लेषक है, करण वर्मा भी राजनीतिक विश्लेषक हैं। लेकिन मेरा पहला सवाल सिद्धार्थ यादव, राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के, उनसे जाता है। और सिद्धार्थ यादव जी, बटेंगे तो कटेंगे सांप्रदायिक नारा है और आज योगी आदित्यनाथ इसे एक कदम और आगे लेकर गए। आप पर आरोप है कि ये अंग्रेजों के वचनवंशी कर रहे हैं और जो बांट रहे हैं वो ही काट रहे हैं। ये सब आरोप बीजेपी पर लगाए जा रहे हैं। आपका क्या जवाब है? देखिए नाविका जी, मुझे लगता है कि जिनको अंग्रेजों से ज्यादा प्रेम है, शायद उनको अंग्रेजी में इस भाषा को समझना होगा, तभी उनको बात समझ में आएगी। ये भाषा हिंदी की भी दिक्कत हो सकती है। बटेंगे तो कटेंगे का इंग्लिश में ट्रांसलेशन क्या हुआ? यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। ये सभी स्कूलों में पढ़ाया जाता है, हम सब जानते हैं, बहुत विश्वविख्यात एक लाइन है। तब तो इनको कोई दिक्कत नहीं होती, पर हिंदी में कह दिया गया बटेंगे तो कटेंगे, तो इनको बड़ी दिक्कत हो गई। हो सकता है इनको इंग्लिश में भी दिक्कत हो। इटालियन किसी को समझ आती हो तो इटालियन में कहते हैं यूनिटी रेस्टियामो दिविसी कादियामो, हो सकता है तब इनको समझ में आ जाए। ये जब इतिहास गवाह हो कि कोई भी समाज जिसको अलग अलग भेद के आधार पर बांट कर उसके ऊपर अत्याचार किए गए हों, उस समाज को ना बंटते हुए, अपने अत्याचारों को दूर रखते हुए, एकता का प्रदर्शन करते हुए विकास की बात करनी चाहिए। इस बात में इनको सबको क्यों इतना दर्द है? क्या दिक्कत होती है? और क्या इतिहास गवाह नहीं है नमिका जी? क्या 1905 में बंगाल का पार्टीशन गवाह नहीं था? क्या फिर भारत का पार्टीशन गवाह नहीं था?
या फिर 1983 में श्रीलंका में जो तमिल्स के साथ हुआ वो गवाह नहीं था? 84 में जो सिखों के साथ हुआ वो गवाह नहीं था? 1990 में कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ वो गवाह नहीं था? हम आजादी से पहले भी, आजादी के बाद भी बार बार ताकतें आई जो भारत के समाज को जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर वो बांटती रही। तब इन लोगों को बहुत आनंद आता था क्योंकि उन बांटने वालों के लिए तालियां बजा बजाकर अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का कोई ना कोई अरिथमेटिक ये पार्टियां ले आती थी। अब जब बांटने की बात दूर हो गई, एकजुटता की बात आ गई, तो इनकी सबकी दुकानें बंद होने वाली हैं। दिक्कत उस बात की है नाविका जी, अगर ये इनको अपनी दुकान बंद होने का डर ना होता तो मैं नहीं मानता कि इनको कोई इससे दिक्कत होती, पर दिक्कत तो राजनीतिक है, इसलिए ऐसे बयान आ रहे हैं। कमलाकर त्रिपाठी जी, क्या दिक्कत है? सबका साथ सबका विकास ये भी नहीं आपको पसंद आता, एक भारत श्रेष्ठ भारत ये भी नहीं पसंद आता, बटेंगे तो कटेंगे ये भी पसंद नहीं आता। आपकी पसंद है क्या? नाविका जी, एक पुराना शेर है कि हमें नफरत नहीं उनकी सूरत से, हमें नफरत है उनके अंदाज हुकूमत से। जो वो कर रहे हैं, बबूल के पेड़ से मैं आम की आशा नहीं रखता हूं। उन्होंने जो अपनी मातृ संस्था आरएसएस से लेकर के अब तक सीखा है वही कर रहे हैं। यही फर्क है गोडसे के अनुयायियों और गांधी के अनुयायियों में। ये हमेशा से इन्होंने ब्रिटिश पीरियड में भी 1939 हेगड़ेवार रिजोल्यूशन, वी आर टू सपोर्ट ब्रिटिश कॉलोनीज, वी डोंट हैव टू फाइट ब्रिटिशर्स, वी हैव टू फाइट मुस्लिम्स एंड दलित्स, ये इनकी एजेंडा रही है और आज भी ये यही कर रहे हैं। अंग्रेज चले गए लेकिन ये अंग्रेजों की ही पॉलिसी डिवाइड एंड रूल करना चाहते हैं और जब इनके पास और कोई चीज बचती नहीं, इनके पास दिखाने के लिए कोई अचीवमेंट नहीं है, बेरोजगारी अपने उच्चतम शिखर पर है, महंगाई अपने उच्चतम शिखर पर है, तो ये इस तरह की चीजों का सहारा लेते हैं। और इसीलिए इंडिया गठबंधन और कांग्रेस हमेशा पूरे समाज को एकीकृत करके चलने की बात करती है। और हम भी कहते हैं बटो मत, बट गए थे तो 400 रुपए का सिलेंडर 1200 रुपए में मिल रहा था, और नहीं बटे थे तो किसान कानून जो ड्रैकोनियन लॉज थे वो वापस हुए, जो लैंड लॉज थे वो वापस हुए। तो जब आप इस देश की जो आम जनता है, हमारा उन सभी वर्गों, सभी संप्रदायों, सभी धर्मों से अपील है, आप इनकी विभाजनकारी नीतियों के खिलाफ, विनाशकारी नीतियों के खिलाफ एकजुट रहें। और माननीय योगी जी से और मोदी जी से, कमलाकर त्रिपाठी जी, सड़कों पर लोगों से जाति पूछना, ये तो जोड़ने की राजनीति है। अजीज खान साहब, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, कुछ लोग हैं ना इंडिया अलायंस में जिन्होंने कहा था सनातन कोड है, सनातन एड्स है, सनातन कोविड है, कहा था ना, किसी ने कोई चूं की? ये सांप्रदायिक नहीं था क्या? मैं ये भी पूछना चाहती हूं आपसे कि आप ही की अलायंस में कहा गया था ना, कांग्रेस पार्टी के बड़े एमपी रह चुके नेता हैं, उन्होंने कहा था ना कि दक्षिण भारत को एक अलग राष्ट्र बन जाना चाहिए। ये देश की एकता के बारे में था या ये बंटने वाली मानसिकता थी? जो सड़कों पर जातियां पूछी जाती हैं, ये कौन सी मानसिकता है? मैं पूछना चाहती हूं आपसे सीधे तौर पर कि कभी जातियों में बांट दो, कभी धर्मों में बांट दो, कभी MY कर लो और अपना चुनावी नारा कर लो, और कभी PDA कर लो, अपना चुनावी नारा कर लो। आप करें तो सब ठीक, कोई और करे तो दिक्कत है। देखिए नाविका जी, एक वक्त रहा हिटलर ने एक नारा दिया था और उनका स्टेटमेंट था कि अगर किसी भी कम्युनिटी को मुत्तहिद करना है, एक साथ लाना है, एक झुंड बनाना है, तो उसके आगे डर पैदा करो, कोई एक दुश्मन पैदा कर दो। तो आज जो बीजेपी उसी फांसीवादी ताकत जो रही है उसका कहीं ना कहीं नकल कर रही है। आज एक कम्युनिटी को यूनाइट करने के लिए मुसलमानों को टारगेट कर रही है, उसे डराने की कोशिश कर रही है। यह अपने अचीवमेंट को नहीं बता रही कि साहब मुसलमान से डरिए, वो आपके मंगलसूत्र को चुरा लेंगे,
आपके भैंस को चोरी कर लेंगे और तमाम पता नहीं क्या क्या अजीबोगरीब इस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं। मैं एक बात आपको बता दूं कि जो 3 सीटों से 325 का सफर बीजेपी का रहा है, वो इसी का ग्राउंड यही रहा। उसका ग्राउंड यही था कि सिर्फ नफरत की राजनीति करो, भाई को भाई से जुदा कर दो, पड़ोसी को पड़ोसी से जुदा कर दो। अब बटो और कटो की बात कर रहा हूं, यही लखनऊ है। इसी लखनऊ में अमन गौतम को का कस्टोडियल डेथ में किस कदर मौत हुआ, आपको अंदाजा है ना इस बात का। मोहित पांडे को किस तरह पुलिस ने कस्टडी में लेकर के कहीं ना कहीं एक बड़े लेवल पर मौत हो गई। वो तो मुसलमान नहीं थे ना, वो मुत्तहिद थे ना, यूनाइट थे ना। तमाम घटनाएं लगातार उत्तर प्रदेश में हो रही हैं। मैं कहना चाह रहा हूं कि इस तरीके की नफरत की बात करके आप क्या साबित करना चाहते हैं। मैं कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे देश में जब तक हिंदू और मुसलमान एक प्लेटफॉर्म पे नहीं रहेगा, एक साथ नहीं रहेगा, ना तो देश का विकास होगा, ना उत्तर प्रदेश का विकास होगा। और वाकई में अगर माननीय योगी जी कुछ कहना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो उनको अपने अचीवमेंट की बात करनी चाहिए। आज झारखंड में गए थे, उनको कहना चाहिए कि मैंने उत्तर प्रदेश में फला फला काम किया, अगर मुझे मौका मिला तो हम वो मॉडल तैयार करेंगे। यही मोदी जी हैं, गुजरात मॉडल का जिक्र करते थे। आखिर उत्तर प्रदेश मॉडल का जिक्र क्यों नहीं कर रहे हैं आप? क्योंकि उत्तर प्रदेश में बताने के लिए आपके पास कुछ है ही नहीं। और वही झारखंड है, 25 साल झारखंड को बने हो गया, 15 साल बीजेपी वहां शासन सत्ता में रही। आप अपने अचीवमेंट को क्यों नहीं बता रहे सर? आप 10 साल की बात कर रहे हैं, तमाम बातें कर रहे हैं, आप ये नहीं कह रहे 15 साल में मैंने ये काम किया, उस बात को नहीं रख रहे। आप तमाम तरीके के नारे जो आपसी मतभेद को पैदा कर रहे हैं, उन नारों को दे करके देश में विभेद पैदा कर रहे हैं। और समाजवादी पार्टी ये होने नहीं देगी, क्योंकि हमेशा समाजवादी पार्टी का नारा रहा है और रहेगा कि ना हम बटे हैं ना बटेंगे। 2027 में इन नफरत पैदा करने वाले लोगों को हटाएंगे, और यही नारा हमारे नेता ने दिया है। क्योंकि जो नफरती लोग हैं वो जिस तरह से जहर घोल रहे हैं समाज में, उनको कहीं ना कहीं उनको सबक सिखाएगी देश की जनता और प्रदेश की जनता। एक बात नाविका जी, दूसरी अजीज खान साहब, मैंने बड़ी इंतजार की 3-4 मिनट का आपको समय दिया। मैंने सोचा आप कुछ कहेंगे कि आपके इंडिया अलायंस वाले सनातन को कोड क्यों कहते हैं, एड्स कोविड क्यों कहते हैं। कोई जवाब नहीं आया। मैंने इसका भी इंतजार किया कि आपने इतने लोगों को याद किया तो राम गोपाल मिश्र को भी याद कर लेंगे। नहीं किया आपने। आपकी बातों में मतभेद और बांटने वाली राजनीति नहीं नजर आ रही आज देश को। सिद्धार्थ यादव भूल गए मासूम है या ये भी एजेंडा है? देखिए नाविका जी, इनकी मासूमियत तो इनके चेहरे से झलकती है। कितने मासूम है तो दिख रहा है। पर मैं एक बात आपके सामने रख दूं। अभी कह रहे थे, मैं अजीज खान मैं अपनी बात पूरी कर दूं फिर आप कह लीजिएगा। अब ये कह रहे थे ना, इनके आपकी बात का तो एक जवाब नहीं दिया। इस देश के अंदर जहां पर सबसे ज्यादा दुनिया में हिंदू रहता हो, वहां पर मुख्यमंत्री का बेटा ये कह दे कि ये डेंगू है, मलेरिया है, एड्स है, एक शब्द नहीं निकले। ये कौन से संविधान में लिखा हुआ है? ये कौन सा सेक्युलर स्टेटमेंट है जिसके समर्थन में आप लोग खड़े हैं? ये कम्युनल नहीं है, पर उस पर ये नहीं बोलेंगे। अब ये बोल क्या रहे थे? उनने कहा कि हिटलर कहता था कि एक समुदाय को डराओ, दुश्मन पैदा करो और फिर राजनीति करो। डराता कौन है इस देश के अंदर? सीए के नाम पर झूठा किसने डराया? वक्फ के नाम पर झूठा किसने डराया? रिजर्वेशन के नाम पर झूठा किसने डराया? कौन थे वो लोग जो कहा करते थे कि जब भाजपा सत्ता में आ जाएगी तो मुसलमानों को देश से बाहर भगा दिया जाएगा? 10 साल हो गए। हम तो सबका साथ सबका विकास वाले थे। हमने तो कहा जस्टिस फॉर ऑल, अपीजमेंट ऑफ नन। आपको नहीं दिखा। हमने तो कहा कि सबको साथ लेके चलेंगे, सबके घर में बिजली देंगे, इस देश का विकास करेंगे। हमने महाराष्ट्र में भी कहा कि अगर कोई महाराष्ट्र को 1.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएगा तो भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार बनाएगी। आपको नहीं दिखा। आपको दिखता कुछ और है, क्योंकि आपकी राजनीति उस चीज पर टिकी हुई है, डर की, भय की, अपीजमेंट की, तुष्टीकरण की राजनीति। अब इनके दिन लद चुके हैं। देश की जनता जान चुकी है। अब देश की जनता को आप मूर्ख समझते हैं, तभी तो आपको लगता है कि आपके नेता आएंगे और कह देंगे अरे तो बेकार का मंदिर है।
किसने कहा था ये? आप ही के तो नेता ने कहा था। इस देश में 500 साल बाद इस देश के आराध्य का मंदिर बने और आपका नेता आके कह दे अरे बेकार का मंदिर बना है, वो कम्युनल नहीं हुआ, वो तो बहुत अच्छा है, संविधान अनुरूपी है। पर अगर कह दिया जाएगा कि इनके भेदों में मत बढ़िए तो कम्युनल हो गया। सड़क पे खड़े होकर कह रहे हैं अरे पत्रकार तुम्हारी जाति क्या है? आपको पूछा जाएगा सैनिक तेरी जाति क्या है? मीडिया हाउस तेरी जाति क्या है? जज, देश का जज तेरी जाति क्या है? वो तो बहुत जोड़ने वाला बयान था। वाह भाई वाह अजीज खान साहब, इतने जोड़ने वाले बयानों से देश को आप कहां तक अजीज खान साहब, काउंटर, देश को कहां तक लेके गए? लोगों ने देखा, तभी आपको बाहर का रास्ता दिखाया। देखिए नाविका जी, सिद्धार्थ भाई ने सारी बातें कही और क्या कह गए कि रिजर्वेशन के लिए डरा रहे थे। सच्चाई तो यही है ना, आपने ओबीसी के रिजर्वेशन को तो खा लिया ना। सच यह है कि 69,000 शिक्षकों की भर्ती हुई, उसमें कितना रिजर्वेशन दिया, किस कदर रिजर्वेशन खा लिया ओबीसी समाज का, एससी समाज का, तमाम जगहों पर। तो आप डराने की बात क्या है? सच्चाई यही है कि आप नहीं चाहते कि जो गरीब, दलित, कुचला समाज है, जो पीड़ित, वंचित समाज है, उसको उसका हक मिले। आप कह रहे जातियों में बांट रहे हैं कि आप जातीय जनगणना के खिलाफ क्यों हैं? क्यों नहीं चाहते कि जो ओबीसी समाज है उसकी जितनी संख्या है उसको उसका हक मिले? क्यों नहीं चाहते जो दलित समाज है उसको उसका हक मिले? आप हक देना नहीं चाहते, सिर्फ आप कह रहे डरा रहे। बहुत अच्छी बात कही। मुझे बताइए, जामिया और एएमयू में कौन खा गया रिजर्वेशन? बता दीजिए, तहकीकात करिए आपने कि नहीं? कौन खा गया जामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में रिजर्वेशन? ये भी बता दीजिए, कितने ओबीसी को टिकट दे दिए आपने? 9 सीटों पर चुनाव है ना, कितने ओबीसी को दे दिए? बता दीजिए, आज देश की जनता सुनना चाहती। आप बता दे रहे, आप नोट कर लो, नोट कर लीजिए। हमारे पास 9 में आपको पता होना चाहिए, हमने पीडीए को प्रियॉरिटी दी है, पीडीए को प्रियॉरिटी दी है। 4 नाविका जी, 4 आपने माइनॉरिटीज को 4 सीटें दी है और पीडीए को प्रायोरिटी हो गई। करण वर्मा जी, अरे सुनिए ना माइनॉरिटी की बात, माइनॉरिटी को सीट दी गई, सुनिए, पीडीए को प्रायोरिटी दे दी। करण वर्मा जी, कथनी और करनी में कितना फर्क है? सुनिए ना, पहले आपके पास आ रही हूँ। ऐसे नहीं। अब मुझे बोलने दीजिए प्लीज। मैं पूछना चाहती हूँ, आप तब से बोल रहे हैं, मुझे बोलने दीजिए जरा प्लीज। टिकट दिया गया है, हम पीडीए को प्रियॉरिटी दे रहे हैं, पीडीए को। अरे भाई बात करने नहीं, नाविका जी, ये जो अभी ज्ञान दे रहे हैं सामाजिक न्याय का, इनसे जरा पूछिएगा। 2012 में यही समाजवादी पार्टी थी जिसने दलितों का जॉब प्रमोशन में उनको डिमोट करके वापस नीचे लेकर आए। ये दुष्कर्म जिस पार्टी ने किया हो 2012 में, मायावती जी के टाइम पे जॉब प्रमोशन को रिवर्स किया हो, वो आज ज्ञान देगा पीडीए का? अरे आपने तो वो दुष्कर्म किया जो किसी पार्टी ने नहीं किया दलितों के साथ। खैर, उसको रहने देते हैं। नाविका जी, ये जब बात करते हैं कि अरे बटेंगे तो कटेंगे, अरे जो लोग नसरल्ला से लेके जय फिलिस्तीन से लेके सब तक उम्मा के नाम पर एकता देखते हैं, उन्हें अपना मानते हैं, उन्हें दिक्कत है बटेंगे तो कटेंगे नारे से, जहां एकता की पुकार हो। वही प्रियंका वाड्रा जो गाजा में आंसू बहाती हैं, ट्वीट करती हैं, वो बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए कुछ नहीं लिखती हैं। कनाडा में जब हिंदुओं के साथ कुछ होता है तब कुछ नहीं लिखती हैं। ये दिखाता है इनका दोहरा मापदंड। तो अगर सब वर्ग कह रहे हैं कि हम सनातन समाप्ति, कांग्रेस पार्टी आज किनके साथ अलायंस में, जिन्होंने खुले में सनातन समाप्ति की बात करी। एक वर्ग की आप समाप्ति की बात करें और अगर एक व्यक्ति ये कहे कि भाई एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, तो उससे आपको दिक्कत है। ये दिखाता है आपका दोहरा मापदंड। आज ये बात सच है, जहां जहां बटे हैं वहां कटे हैं। क्या बोला था जोगेंद्र नाथ मंडल ने? जोगेंद्र नाथ मंडल जो पाकिस्तान चले गए थे जय भीम सुनकर, क्या हुआ था उनके साथ? उन्होंने लिखा किस तरह से निर्मम हत्याएं हुई थी दलितों की। तो जब हिंदू या कोई भी, और वैसे तो प्रधानमंत्री और योगी आदित्यनाथ ने कहीं हिंदू भी नहीं कहा, उन्होंने तो भारत के लिए एक संदेश दिया, उससे इनको दिक्कत है। पीडीए के नाम पर आप मुसलमान को तो जोड़ना चाहते हैं, हिंदू को जाति में बांटना चाहते हैं, वहां आपको सब ठीक लगता है, वहां पर आप चाहते हैं कि बहुत बढ़िया आगे चले आपकी दुकान। जो लोग वोट जिहाद की बात करते हैं, यही समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी थी मोना आलम, जिसने खुले में फर्रुखाबाद में वोट जिहाद की बात करी थी। वो ठीक है, वो सेक्युलरिज्म और सोशल जस्टिस का सुंदर संगीत हो जाता है, और यहां पे जब एकता की बात हो तो उससे आपको दिक्कत हो जाती है। आज जनता समझ चुकी है कि इन लोग का काम सिर्फ बांटने का है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो। सवाल विवेक श्रीवास्तव जी आपसे है।
मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि अगर देश में एकता होगी तो इससे किसको तकलीफ है? अगर विपक्ष को तकलीफ है बटेंगे तो कटेंगे से, तो किस बात पर तकलीफ है? अगर आपको ये सांप्रदायिक लगता है तो क्या उदयनिधि स्टालिन के कमेंट्स वो सांप्रदायिक नहीं लगे थे? कि हिंदुओं के बारे में कुछ भी बोला जाए तो वो सही हो जाता है। लेकिन सवाल लोग ये भी तो पूछ रहे हैं कि एक समय में जब हम अलग अलग थे तो राम काल्पनिक हो गए थे, अब जब साथ हुए तो राम मंदिर 500 साल बाद बन गया, चाहे प्राण प्रतिष्ठा पर कोई नहीं आया, कई लोगों को मिला इनविटेशन तब भी नहीं गए। दिक्कत क्या है? ये सब सांप्रदायिक नहीं है? नहीं, ये पॉलिटिकल है। ये जो कुछ भी भारतीय जनता पार्टी, ये राम मंदिर का एजेंडा, ये पॉलिटिकल एजेंडाज हैं। हम नहीं कर राम मंदिर की प्राण उदयनिधि प्रतिष्ठा स्टालिन का एजेंडा, हाँ, उदयनिधि स्टालिन का एजेंडा ठीक है। उदयनिधि स्टालिन ने अपने राज्य के में जो द्रविड़ों के खिलाफ जो अत्याचार हुआ उस परिप्रेक्ष्य में कमेंट दिया था। अब दलितों के खिलाफ अत्याचार, द्रविड़ों के खिलाफ अत्याचार, बैकवर्डों के खिलाफ अत्याचार नहीं दिखता। उनका अपना एक असेसमेंट है वहां के लोगों का सनातन के प्रति, वो ब्राह्मणिकल सोच के खिलाफ है। डेंगू मलेरिया सनातन धर्म को बता देना, वो ठीक है। नहीं, मैंने तो साफ कहा था कि भाई उन्होंने जो कहा वो उनकी भावना अलग थी। वो सनातन के खिलाफ कम, वो ब्राह्मणवादी सोच के खिलाफ ज्यादा बोल रहे थे, जो पेरियर की सोच है। और पेरियर की सोच भावना क्या है वो बताइए ना विवेक श्रीवास्तव। हम पेरियर की सोच को सही मानते हैं। द्रविड़ों के खिलाफ जो अत्याचार सवर्णों ने किया है उसके खिलाफ जरूर कदम उठाने चाहिए, और जो रिजर्वेशन पॉलिसी है आगे चलनी चाहिए, कास्ट सेंसस होनी चाहिए। और एक किताब लिखी हमारे मुख्यमंत्री ने, बटोगे तो कटोगे, उसका प्रेफेस लिखा कृष्ण वर्मा ने। ये नहीं बोला मुझसे कि पेरियर की सोच है उसके खिलाफ हम ऐसा बोलेंगे। नहीं, सुनिए, आपका एजेंडा क्या है? आप ये नहीं कह रहे हैं कि देश में सब एक हो, आप ये नहीं कह रहे हैं हिंदू मुसलमान एक हो, आप ये नहीं कह रहे हैं सारे भारतीय एक हो, आप कह रहे हैं हिंदू एक हो जाओ क्योंकि तुम खतरे में हो, मुसलमान से तुम्हें खतरा है, एंड हिट बैक। और अगर तुम ये इमेज बनाओगे तो इंटरनेशनली हमारी कम्युनिटी को इतना बुरा नाम मिल रहा है इस वक्त, चाहे कनाडा हो, लंदन हो, अमेरिका हो। हमारी इज्जत थी हिंदू समाज की, लोग कहते थे शांतिप्रिय समुदाय है, और आज हर जगह पत्थरबाजी हमारे खिलाफ हो रही है। और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार है जिसने हिंदुओं को कीजिएगा किया है। You have given up सबका साथ, सबका विकास कहें तो आपको लगता है ये बांटने की राजनीति है। तुष्टीकरण किसी का नहीं, संतुष्टीकरण किसी सबका, ये कहा जाए तो आपको बांटने की राजनीति रखती है। लेकिन सनातन धर्म को नष्ट होना चाहिए, ये कॉन्स्टिट्यूशनल है, ये संविधान के हिसाब से चलना हुआ। ये इसके परिपेक्ष ढूंढे जाएंगे, इसके परिपेक्ष ढूंढे जाएंगे, इसका कॉन्टेक्स्ट ढूंढा जाएगा। जबकि कॉन्टेक्स्ट ये था कि सनातन को खत्म कर दो, ब्राह्मणिकल सोच को खत्म कर दो नहीं कहा गया था, सनातन को खत्म कर दो ये कहा गया था। लेकिन ये इनके लिए सांप्रदायिक नहीं है। सिद्धार्थ यादव, क्या बताएं, क्या कहें अब इनको? नहीं, ये जातिवाद को जस्टिफाई करें तो करें, हम तो खिलाफ हैं जातिवाद के। नविका जी, इनको तो जितना कहा जाए उतना कम है, क्योंकि ये लोग बड़े शातिर किस्म के लोग हैं। इन्होंने तो कह ही दिया बैठ करके, इनने कह दिया, बिल्कुल ठीक बोला। अरे इतना ज्ञान दे रहे थे कि उसकी विचारधारा थी, पेरियार के खिलाफ बोलना था, मुंह दही जमा लिया था, क्या कह नहीं पाए ये बात? तब तो एक लाइन में बोला है, ये सनातन धर्म डेंगू मलेरिया है, इसको खत्म करना है, एड्स है, एड्स जैसी बीमारी है। और कौन सी कॉन्फ्रेंस में कहा था? इरेडिकेटिंग सनातन धर्म, ये कॉन्फ्रेंस का नाम था। आप देश की जनता को मूर्ख मानते हैं, राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए लोगों को अपील करते हैं, और फिर यहां खड़े होकर के बोलते हैं। और नविका जी, मैं तो एक बात पूछता हूं इनसे, ये बातें तो इनको बहुत अच्छी लगती हैं, इंटरनेशनल इमेज की इनको चिंता हुई। अभी सुनील रावत जो महाराष्ट्र में संजय राउत के छोटे भाई हैं, वो वहां खड़े होकर के कह रहे हैं, अरे मेरे सामने तो कोई बड़ा आदमी आना था, बकरा आना था, बकरी भेज दिए, 20 तारीख को बकरी को काटेंगे। इंटरनेशनल इमेज बहुत अच्छी हो गई, बहुत बढ़िया बात हुई। किसको काटेंगे? ये कौन सी बात हुई जब कहा के अबू आजमी खड़े होकर के कहते हैं कि अभी तो हमारा एक एमएलए है। जिस दिन हमारे 6 से 7 एमएलए हो गए, उस दिन कोई किसी ने मां का दूध नहीं पिया जो हमारे सामने खड़ा हो जाएगा। तब बहुत अच्छी इमेज होती थी, 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, सबको साफ कर देंगे, तब बहुत अच्छी इमेज होती थी। लखनऊ में खड़े होकर के जब इन नेता खड़े होकर पूर्व मुख्यमंत्री कहते हैं कि मैंने 14 हिंदू मरवा दिए थे, तब बहुत अच्छी इमेज होती थी। जब दंगे हुआ करते थे और मात्र एक समुदाय को, कोर्ट से उसका ऑर्डर उल्टा हुआ था, एक समुदाय को, मुस्लिम
समुदाय को मात्र दंगों का मुआवजा सरकार देती थी तब बहुत अच्छी इमेज होती थी। आप तुष्टिकरण अब आप बोलिए ना, आपको मुसलमानों से समस्या है, आप बोलिए। बहुत अच्छी इमेज है। और आज कनाडा में हिंदुओं पर हमला हो रहा है तो उसको कह रहे हैं भाजपा दोषी है। अरे जिनने भारत के खिलाफ नारे लगाए, जो भारत का झंडा चलाते हैं, उनके खिलाफ आप नहीं बोल पाते। आप लोग की सच्चाई है, कुछ तो लिहाज कर लेते। उनने तो इंदिरा गांधी के टैबलू विवेक श्रीवास्तव जी, याद करा दूं, ममता बनर्जी ने कहा था ना कि रमजान के वक्त मुस्लिम कुछ नहीं करता, लेकिन रामनवमी के वक्त हिंदुओं को सावधान होना चाहिए, दंगा नहीं करना चाहिए। याद है कि नहीं याद है? तो हिंदू खतरे में है, हिंदू दंगा करता है। हाँ, आप लोग मुसलमानों को डेमोनाइज करते हैं यहाँ पर, और हिंदू समाज को यहाँ बैठ करके सिद्धार्थ यादव डराते हैं, और डराते हैं कि देखो एक हवा आ जाएगा और तुम्हारे साथ क्या होगा। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश कहते हैं एक दिन ऐसा आएगा जब अपने घरों में शंख नहीं बजा पाओगे। जैसे आपने सीए के बाद एंटी सीए प्रोटेस्ट करवाए थे और मुसलमानों को डराया था कि आपकी नागरिकता छिन जाएगी, वैसे ही उसी डर की बात कर रहे हैं। वो बिल गलत था, उसमें मुसलमानों को भी इंक्लूड करिए आप। शिया अहमदिया जो माइनॉरिटीज परसिक्यूटेड है, माइनॉरिटीज की अगर बात हो रही है नेबरिंग देशों में, तो वहां मुसलमान माइनॉरिटी कहां है बता दीजिए। अफगानिस्तान में है या पाकिस्तान में है या बांग्लादेश में है? कहां पर मुसलमान माइनॉरिटी में है? आपको माइनॉरिटी का डेफिनेशन आता है या फिर डिक्शनरी दिखवाऊं? अब आप चैरिटी इस देश में धर्म देख के होती है। अब खाना खिलाना हो लंगर में तो बोला जाता है जय श्री राम बोलो, तब लंगर में खाना मिलेगा तुम्हें। भाई साहब, डॉक्टर मनमोहन सिंह और पुराने पार्लियामेंट्री डिबेट्स उठाकर देख लीजिए। सीए का शब्द जो है वो कौन लाया था, कैसे लाया था और किस विचार से लाया था, शायद देश का इतिहास आपको याद नहीं। लेकिन आज पब्लिक पूछ रही है सवाल। सांस लीजिए, लंबी सांस लीजिए। नरेश चंद्र शुक्ल का हरदोई से सवाल है, अगर हिंदुओं के एक होने के बीजेपी के नारे पर विपक्ष को ऐतराज है तो विपक्ष किसको एक करना चाहता है? अजीज खान साहब बताएं। देखिए नाविका जी, ऐतराज है। विपक्ष एक करना चाह रहा है देश के हिंदू और मुसलमानों को, इस देश के सभी लोगों को, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, जो इस देश की आत्मा है उसको इकट्ठा करना चाहता है। यही इंडिया गठबंधन का नारा है और यही विपक्ष का नारा है। यही इनको पच नहीं रहा है। वो इस आत्मा को तोड़ना चाहते हैं। वो चाहते हैं यह आत्मा जो है, जो इस देश की आत्मा है, जो हमारी धर्मनिरपेक्षता मेरी आत्मा है, उस आत्मा को नष्ट करना चाहते हैं। यह सच्चाई है। लेकिन बीजेपी को यह नहीं पच रहा, हैदराबाद क्योंकि वो चाहती है क्या एक वोट बैंक को खुश करने के लिए विपक्ष बटेंगे तो कटेंगे के नारे का विरोध कर रहा है? कमलाकर त्रिपाठी जी जवाब दीजिए। देखिए नाविका जी, एक अदम गोड़वी साहब का एक शेर कहना चाहूंगा और उसी के माध्यम से बीजेपी, योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी और आपसे भी ये गुजारिश करना चाहूंगा कि हिंदू और मुसलमान के जज्बात को मत छेड़िए और अपनी कुर्सी के लिए एहसासात को मत छेड़िए। एक जंग छेड़िए बेरोजगारी, महिला अपमान, महिला सुरक्षा के खिलाफ। दोस्त मेरे, मजहबी नगमात को मत छेड़िए। बेसिक चीज ये है, ये सरकार हर मोर्चे पर विफल है। बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई चरम पर है, इवन फॉरेन पॉलिसी में आप टूट चुके हैं। कनाडा आपको वो कर रहा है, अमेरिका आपको कर रहा है, इवन आप अपने अगल बगल जो सारे देश घिरे हुए हैं, मालदीव जैसा छोटा देश, वो तक आपको जो है वो अपनी सेनाएं हटाने की बात करता है और धमकी देता है। नेपाल ने अभी अपना नक्शा बदल दिया करेंसी पर और आप जो है वो कटघरे में खड़े हैं। चीन पिछले 4 सालों से आप आज तक सीमा का विवाद जो है वो नहीं हल कर पाए। चीन इन्फिल्ट्रेट कर चुका है और आप पूरे देश में झूठ बोलते हैं, पार्लियामेंट में झूठ बोलते हैं, ना कोई घुसा है ना घुसेगा। आप हर मोर्चे पर विफल हैं और इसीलिए कांग्रेस और इंडिया गठबंधन पूरे देश के एकीकरण की बात करती है, हर उस व्यक्ति के हर हाथ तरक्की, हर हाथ रोजगार की बात करती है और हम इसी एजेंडा को लेकर चलते हैं। इसीलिए तीसरी बार भी विपक्ष में बैठे हैं। लेकिन करण वर्मा जी इतने विफल है अगर बीजेपी की सरकार, तो फ्रेजाइल 5 इकोनॉमी हम कब थे?
टॉप 5 में कब आए? IMF ने कहा है ना 2025 में हम चौथे नंबर की इकोनॉमी हो जाएंगे। ये सब कैसे हो गया? कांग्रेस ने किया। तो देश के 80 करोड़ लोगों को आपको खाना क्यों देना पड़ रहा है? देखिए नाविका जी, दिक्कत की बात यह है, एक सेकंड भाई बोलने दीजिए भाई। जा रहा है नाविका जी, दिक्कत यह हो गई है कि विपक्ष ने पढ़ना लिखना पूरी तरह छोड़ दिया है। मैं इनकी जानकारी के लिए बता दूं, ये जो महंगाई कर रहे हैं 3.65 कई वर्षों की लोएस्ट पिछले महीने के इन्फ्लेशन का आंकड़ा है, और बेरोजगारी दर पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के तहत 3.1% है। आप पढ़ते लिखते नहीं है, मुझे पता है बात। पढ़ लिख के अगर आएंगे तो आप जानेंगे कि रिकॉर्ड कई सालों का न्यूनतम स्तर पे है महंगाई भी और बेरोजगारी भी। ये हो गई पहली बात। दूसरी बात देखिए, अब ये बोलते रहेंगे, जब झूठ पकड़ा गया है तो इनको मिर्चा लग रही है। जाके गूगल करिए, फोन होगा आपके पास, गूगल करके पढ़िए जरा क्या है इस समय महंगाई दर और अनएम्प्लॉयमेंट क्या है। दूसरी बात, जब ये वोट जिहाद की बात करें नाविका जी, तो क्या वो एकता का संदेश है? जब मुजफ्फरनगर दंगों में समाजवादी पार्टी ऑर्डर निकाल के कहती है नाविका जी कि केवल मुसलमानों को मुआवजा मिलेगा। देखिए ये बौखला में नंबर पे है ह्यूमन पैरामीटर इंडेक्स में। बिल्कुल किस दुनिया में जी रहे हैं आप? जाइए खम्बा नोची कहीं पे जाके, में पूरे जाकर खम्बा नोची, आप यहाँ पर मत डिबेट खराब करिए। अगर ये कहते हैं कि वोट जिहाद होगा तो वो क्या एकता का संदेश है? और जब इनकी ये मुझे ये बताइए, नसरल्ला तक क्यों एकता झोंकते हैं? ये गाजा तक क्यों चले जाती है प्रियंका वाड्रा? प्रियंका वाड्रा का दिल गाजा के लिए क्यों धड़कता है भाई? पर बंटवारा गाजा और नसरल्ला की बात करेंगे, लेकिन जब कनाडा में हिंदुओं पर अत्याचार होगा तो चुप्पी, सर्जिकल स्ट्राइक होंगे तो ये कहेंगे कि सबूत कहां पर है। जनता सब देख रही है, सब समझ रही है। संजय मिश्रा का भदोही उत्तर प्रदेश से सवाल है, लोकसभा चुनाव के समय संविधान आरक्षण के इर्द गिर्द इंडिया गठबंधन ने बीजेपी को घुमाया था। क्या अब योगी जी बटेंगे तो कटेंगे के इर्द गिर्द इंडिया गठबंधन को घुमा रहे हैं? संजय प्रजापति मुंबई से पूछ रहे हैं, अगर वोट जिहाद करके कौमी एकता की बात हो सकती है तो बटेंगे तो कटेंगे से हिंदू एकता की बात क्यों नहीं हो सकती? विवेक श्रीवास्तव जी जवाब। देखिए, दोनों चीजों के फर्क को समझिए। माइनॉरिटीज जब एक नारा देती हैं तो अपनी सुरक्षा के लिए देती हैं। जब खड़े होकर के केंद्र की सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार जो कम्युनल है, जिसका सिर्फ एक ही एजेंडा है और वो है कि माइनॉरिटीज को कहीं ना कहीं से दबाया जाए, जो हो रहा है सेकंड ग्रेड सिटीजनशिप की तरह पढ़ रहे हैं। और मैं खुले में बोलने वाला आदमी, मैं डिप्लोमेटिक बात नहीं करता। आप 1000 तरह के बिल आप लाए, लव जिहाद, CAA NRC, हर तरह की चीजें आप लोग लाए। डेमोग्राफिक चेंज हो रही है। आपके आसाम के मुख्यमंत्री ने जो ड्रामे करे हैं पूरे देश ने देखे हैं। और अंत में हुआ क्या है? हिंदू समाज का मुंह काला किया गया है, जिसको पूरा विश्व देख रहा है। यह है आपकी उपलब्धि। आपकी उपलब्धि यह है कि आज हर देश में, वेस्टर्न वर्ल्ड में, चाहे कहीं और, हम लोगों को बोला जाता है कि हम फैनेटिक्स हैं जो अपने ही देश के माइनॉरिटीज के खिलाफ हैं, और वहां उसके रिएक्शन, रिटेलिएशन हो रहे हैं। आप ही बोल रहे हैं, आप ही बोल रहे हैं, आप कह रहे हैं मुसलमानों को दबाया जाता है, आप खुले में बोल रहे हैं, आप कह रहे हैं आप डरते भी नहीं किसी से। सिद्धार्थ यादव जी, आप किसको डराने निकले थे? क्योंकि यहां कोई डर ही नहीं रहा आपसे। देखिए नाविका जी, आज आपके शो पर 2 नई परिभाषाएं आई। पहली परिभाषा है कि अगर वोट जिहाद का नारा दिया जाएगा, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, सुन लीजिए। अभी आपकी डिबेट पर एक दिया गया कि अगर वोट जिहाद कहा जाएगा इस देश के अंदर तो वो तो माइनॉरिटी एकता अपनी रक्षा के लिए कहेगी, बहुत अच्छा काम कहेगी। वोट जिहाद करिए, क्योंकि माइनॉरिटी तो कह सकती है, क्योंकि माइनॉरिटी डरी हुई है, डराए हुआ है विवेक श्रीवास्तव जी ने, और विवेक श्रीवास्तव जी जैसे लोग डराते जाएंगे, वोट जिहाद का नारा दिया जाएगा, कहानी आगे बढ़ेगी। दूसरी बात कही गई कि जो हिंदू मुस्लिम एकता है या जो सामाजिक सौहार्द की एकता है वो मात्र तब हो सकती है जब हिंदुओं को गाली दी जाएगी। यही तो कहा आपने। आप हिंदुओं को तो कहेंगे कि रामनवमी ममता जी ने कहेंगी कम्युनल है, पर ईद जो है वो बड़ा सेक्युलर है, फेस्टिवल है। जब अलग
अलग राज्यों में अभी रामनवमी में देश के अंदर अलग अलग यात्राओं पर वो हमले हुए, पत्थर चले, हमले नहीं हुए हैं। लोग मुसलमानों के ताली घरों बजाते रहे, में उस मुंह में करके दही जमा छतों पे करके जाके बैठे रहे झंडे और उतारे आप गए। लोग वहां खड़े होकर के उसमें आनंद लेते रहे, क्योंकि ये तो सामाजिक सौहार्द की बात है। ये तो आपके लिए बहुत कन्वीनियंट बात है। तो दो नई परिभाषाएं आई है नाविका जी, और इन परिभाषाओं को देश को समझना चाहिए। ये लोग नफरत की, बिल्कुल, बांटने की ये जो राजनीति पब्लिक करते है हैं। ये सब लोग जानती है, बचेंगे सब नहीं, समझती क्योंकि है, एक तभी करेंगे, हर चुनाव में फैसला जो करती है बड़ी बड़ी सफाई से और बड़ी जिम्मेदारी से करती है। और ये सबने देखा है, चाहे ये ईवीएम को दोष दें, किसी को दोष दें, पब्लिक अपना फैसला सही करती है। रेवंत राम बिश्नोई का व्हाट्सएप पर सवाल है, बटेंगे तो कटेंगे में किसी समुदाय का नाम तो है नहीं, सबको एक होने को कहा जा रहा है, फिर विपक्ष इसमें हिंदू मुसलमान क्यों कर रहा है। अंजनी कुमार शर्मा का इंदौर से सवाल है, कमलाकर त्रिपाठी जी शायद आपके अध्यक्ष 1984 को भूल गए, उस समय किसको बांटा गया था और किसको काटा गया था। कमलाकर त्रिपाठी जी जवाब दीजिए। हम गुजरात का 2002 भी नहीं भूले हैं नाविका जी। और इस देश में पार्लियामेंट के अंदर जिस प्रकार से फेलो पार्लियामेंटेरियन को कठुआ और मुल्ला और क्या क्या कहा गया, वो भी नहीं भूले हैं। नेशनल टेलीविजन पर इस तरह की बात ना करें। खेलिए, ये आपको खत्म कर देगा। और ये सब भगवान के एक्सपंज हो नाम चुका पर है, आपने शोकॉज नोटिस बजरंग जा बली के चुका है, नाम पर आप कर्नाटक नेशनल में टेलीविजन वोट पर दोहरा रहे जनता ने हैं, महंगाई और बेरोजगारी गलती के आप कारण कर रहे आपको हैं पार ऐसी किया। चीजें कह के। आपकी क्या मंशा है मैं नहीं जानती। 1984 से आपको कोई लेना देना नहीं है, आपको कुछ याद नहीं है। सारी दुनिया जो शुरू हुई थी वो 2002 से ही शुरू हुई थी, चाहे उसमें सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आ गए, लेकिन वहां पर आप सवाल उठाते रहेंगे। 1984 की एक बात आपको याद नहीं रहेगी। अशरफ अली का अनूपपुर मध्य प्रदेश सवाल है, तो ये बीजेपी का सबका साथ सबका विकास का नारा बटेंगे तो कटेंगे में कैसे बदल गया, सवाल तो बीजेपी से पूछा ही जाएगा। सिद्धार्थ यादव जी जवाब दीजिए। देखिए नाविका जी, हमने नारा दिया एकता के लिए, हमने नारा दिया ताकि भ्रम फैलाने वाले भ्रम ना फैला सके, हमने नारा दिया ताकि ये देश और समाज में जो ताकतें लगी हुई हैं देश और समाज को तोड़ने के लिए, अपने फायदों के लिए, लोग इनसे भ्रमित ना हो। लोग भ्रमित नहीं हो रहे हैं, लोग जाग चुके हैं। तभी इस देश के अंदर इतिहास रचते हुए तीसरी बार हमने सरकार बनाई, तभी इतिहास रचते हुए हरियाणा में ऐतिहासिक परिणाम निकल करके आए। इनकी बातें, इनकी राजनीति, इनकी कहानी अब खत्म हो चुकी है। और आज सच्चाई का सामना, मैं नविका जी बहुत जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, जिस समाज ने सच्चाई का सामना नहीं करा उस समाज को बहुत अत्याचारों को झेलना पड़ा है। ये सच्चाई समाज की ऐसी ताकतों के सामने रखना बहुत जरूरी है, और इसीलिए ये नारा उस सच्चाई को सामने विचार सामने आ चुका। आपको इतना दर्द होता है, लगातार बीच में बोलते हैं, अपनी बारी में भी बोलेंगे, दूसरों में भी बोलेंगे। आईआईटी की छात्रा के साथ आप, और वो एक आपके लिए नया नारा देना पड़ेगा। उसके चुप रहिए, सुना भी करिए, ये नारा देना पड़ेगा आपके लिए। करण वर्मा जी सिर्फ जनता एक सवाल पूछ रही है। जनता का सवाल है कि बटेंगे तो कटेंगे से इतनी दिक्कत क्यों हो गई है? क्योंकि हरियाणा का चुनाव जीत लिया गया, क्योंकि 3 बार कोशिश करी तब भी मोदी को नहीं हटा पाए, क्योंकि सीए, किसान प्रोटेस्ट, हर चीज के बावजूद सत्ता नहीं मिल सकी, ये दिक्कत है क्या? नाविका जी, ये एक नारा जो है वो पूरी विपक्ष की जो दुकान थी बांटने की, उस पर एक ताला है। ये इनकी जो पूरी राजनीति थी वो थी जाट वर्सेस नॉन जाट, ओबीसी वर्सेस नॉन ओबीसी, नॉर्थ वर्सेस साउथ। ये जो पूरी भाषा और कास्ट पे बांटने की बात थी, कास्ट सेंसस में भी हिंदुओं की कास्ट, मुस्लिम की कास्ट नहीं देखेंगे। ये पसमंदा, अशरफ, धोबी, गोसी
वो नहीं देखेगा इनको। तो ये जो पूरी राजनीति थी, इसका ये एंटीडोट का काम करता है, बटेंगे तो कटेंगे, जो एकता का मैसेज है। ये पीडीए क्या था इनके लिए? इनके लिए सिंपल था कि अल्पसंख्यकों को तो एक कर दो, वहां पे जात मत देखो, वहां पे दो जातों को इकट्ठा कर दो और अपनी राजनीति की दुकान चला लो। आज उस दुकान पे ताला लग गया, कान खोल के सुन लो, सब एक हो गए हैं। ये भारत देश को आप बांट नहीं पाओगे, ये भारत देश एक होकर आगे बढ़ेगा और उसने देख लिया जब भी बटे हैं निर्ममता से कटे हैं। क्या योगी आदित्यनाथ ने फिर से एक चुनावी बम लगा दिया है, एक चुनावी फुलझड़ी जला दी है? क्यों विपक्ष इतना गुस्से में है?